Hello, my dear student. Good morning. Suprabhat. Welcome to वाणिज्य नगरी and BSG गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 कॉमर्स लेक्चर्स नंबर 9 है, नवा लेक्चर्स है। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है कि सर आर्थिक विश्लेषण की विधियां, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि आज हम आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर आंशिक विश्लेषण क्या होता है, सामान्य संतुलन क्या है, स्थैतिक क्या है, तुलनात्मक विश्लेषण क्या है, प्रायोगिक विश्लेषण क्या है, आगमन प्रणाली क्या होती है, निर्गमन प्रणाली क्या होती है, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है और आदर्श अर्थशास्त्र क्या है। ये सारे जो टॉपिक्स है आज हम क्लियर करने वाले। तो ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वहां पर मैं आपको उस क्वेश्चंस की जो पिक्चर है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कि उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है जो क्या होगा। ओके, बिल्कुल सर। तो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा और हम लोग टॉपिक्स पर चलते हैं। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा हेडिंग्स है कि सर आर्थिक विश्लेषण की विधियां, आर्थिक विश्लेषण की विधियां। तो देखना, आर्थिक विश्लेषण की विधियों में पहला जो बेस है वो है आपके निर्भरता के आधार पर। पहला है आपके निर्भरता के आधार पर। अब देखना, यहाँ पे निर्भरता की बात होगी, निर्भर की बात होगी। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, टिके हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो, इसमें पहली जो विधि है वो है आंशिक विश्लेषण। कौन सी है? आंशिक विश्लेषण। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखना, आंशिक विश्लेषण क्या होता है। तो सर जब किसी घटना या किसी समस्या का एक कारण के साथ अध्ययन करता है तथा शेष अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है तो उसे ही आंशिक विश्लेषण कहते हैं। जस्ट सपोज एक एग्जांपल ले रखा है कि भाई डी का मतलब है आपकी डिमांड से। अब देखना, अगर आप मांग का अध्ययन केवल और केवल कीमत के आधार पर अगर आप करते हैं, अगर आप मांग का अध्ययन केवल और केवल कीमत के साथ अगर आप अध्ययन करते हैं और शेष अन्य जो कारक है कि भाई उपभोक्ता की आय क्या है, ठीक है, उसके साथ में कह सकते हैं मौसम क्या है, ठीक है, सरकार की पॉलिसियां क्या है, आपकी इनकम क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत क्या है, अगर आप इन सभी कारकों को अगर आप स्थिर करते हैं, ठीक है, इन सभी कारकों को आप एक साइड रख रहे हैं और केवल आप मान जस्ट सपोज आप प्राइस के साथ में अगर आप अध्ययन करते हैं, कीमत के साथ में, तो वो आपके कौन सा है? आंशिक विश्लेषण। ठीक है, मतलब एक कारक, तो एक ही घटक के साथ में अगर आप अध्ययन करते हैं, एक ही घटक के साथ में आप अध्ययन करते हैं तो वो कौन सा है? आपके आंशिक विश्लेषण। और दूसरा है आपके सामान्य संतुलन या सामान्य विश्लेषण को या सामान्य अध्ययन को एक ही बात है। तो देखो ये क्या होता है। तो सर जब किसी घटना या समस्या को बहुत सारे घटक के साथ सम्मिलित करके अध्ययन किया जाता है तो उसे सामान्य संतुलन कहते हैं। जब किसी घटना या किसी समस्या का अध्ययन सभी घटक या ये कर सकते हैं कि बहुत सारे घटकों को अगर आप सम्मिलित करते हैं तो वो आपके कौन सा होगा? सामान्य संतुलन। देखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पर तो मैंने केवल कीमत में परिवर्तन किया था और बाकी अंदर घटक को स्थिर किया था। देखो, y के ऊपर अंडरलाइन का मतलब स्थिर है, i के ऊपर भी अंडरलाइन खींची हुई मतलब स्थिर है
और एस के ऊपर भी मैंने लाइन खींची हुई, मतलब स्थिर है। मतलब यहाँ पर एक कारक तो क्या है, परिवर्तनशील है, और बाकी अन्य घटक क्या रखे, स्थिर रखे। जबकि सामान्य संतुलन के अंदर क्या है, तो सर यहाँ पर सभी घटक क्या है, परिवर्तनशील है। सभी घटक क्या है, परिवर्तनशील है। यानी कि जब किसी घटना का अध्ययन, अगर आप किसी घटना या किसी समस्या का अध्ययन बहुत सारे घटक को साथ करते हैं, बहुत सारे घटक के साथ में अगर आप अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन सा आपके संतुलन होगा, सामान्य संतुलन। यानी कि आप अगर डिमांड का अध्ययन कर रहे हैं, और डिमांड का अध्ययन करते समय आप सभी घटकों को अगर आप सम्मिलित कर रहे हैं, बहुत सारे घटक, प्राइस हो गए, संबंधित वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, मौसम है, उत्सव है, सरकार की नीतियां है, जनसंख्या है, आदत है, रुचि है, फैशन है, अगर आप इस सभी घटकों को अगर आप सम्मिलित करते हैं, तो वो कौन सा है, आपके संतुलन, सामान्य संतुलन। और अगर आप केवल एक ही घटक को आप सम्मिलित करते हैं, तो वो आपके है आंशिक विश्लेषण। ओके, बिल्कुल सही। अब देखना दूसरा है आपके समय तत्व के आधार पर। तो वैसे मैंने आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के जब प्रकार बताए थे, तो वहां पर मैंने इसी टाइप के बताए थे, ठीक है। तो वहां पर आपने प्रकार की बात की थी, यहाँ पर हम बात करें कि उसको पढ़ने के तरीके कौन कौन से, या ये सब मेथड है, ठीक है, कि आप किस किस मेथड से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो देखना, इसमें मैं पहला मेथड आपको बता रहा हूं, स्थैतिक विश्लेषण। पहला कौन सा है, स्थैतिक विश्लेषण। तो बस बात वही है कि अगर समय के एक विशेष बिंदु के संबंध में होने वाले विश्लेषण को स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। अगर समय का एक ही बिंदु है, और अगर समय के एक ही बिंदु पर जो भी रिलेशनशिप हो रहे, जो भी रिलेशन बन रहे, अगर आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो वह है आपके स्थैतिक विश्लेषण। समय का एक ही बिंदु, ठीक है, कि भाई इतनी मांग है, इतनी पूर्ति, अगर वहां पे आप अध्ययन करते हैं, तो वह आपके स्थैतिक विश्लेषण, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर है आपके तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण, तो यहाँ पर समय के कितने बिंदु हो गए, दो बिंदु, और दो बिंदुओं से संबंधित जो भी स्थितियों की तुलना करोगे, तो वो आपके कौन सा है, तुलनात्मक विश्लेषण। यानी कि आपके समय के दो बिंदु है, कि भाई पहले संतुलन बिंदु E0 पर था, दूसरा आपके E1 है, तो E0 और E1 इन दोनों के बीच में जब आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो वो आपके कौन सा होगा सर, तुलनात्मक विश्लेषण। क्लियर है, बिल्कुल। स्थैतिक पे समय का एक ही बिंदु है, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम भी बताए थे, और तुलनात्मक पे समय के दो बिंदु है। समय के कितने बिंदु है, दो बिंदु है, ठीक है। जस्ट सपोज E0 और E1, E0 और E1 इन दो बिंदुओं के बीच में आप अगर तुलना करोगे, ठीक है, कि भाई कितना चेंज हुआ, तो वो आपके तुलनात्मक विश्लेषण। फिर है आपके प्रावेगिक विश्लेषण, ठीक है। तो प्रावेगिक विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, कि भाई जब सामने के भीतर होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला का आर्थिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि वही पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर जब जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से, मतलब प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है, उसमें कितना कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सब जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, कि भाई इतनी कीमत बढ़ी तो सर इतनी डिमांड पे ये इफेक्ट हुआ, इतनी डिमांड घटी है, इतनी सप्लाई बढ़ी है, तो वो आप जो अध्ययन करते हैं, तो वो आपके कौन सा है, प्रावेगिक विश्लेषण। मतलब पुराने संतुलन बिंदु से नए संतुलन बिंदु की ओर जाते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस है, वो आपके क्या है, प्रावेगिक अध्ययन। तो ध्यान रखना, इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम प्रोफेसर रैगनर फ्रिस ने सन 1928 के अंदर किया था, ठीक है। और वो कौन कौन से थे, आर्थिक स्थैतिक और आर्थिक प्रावेगिक। क्लियर है, बिल्कुल सर। तो अब अगला जो चलते है वो है कि सब उपकरण या दिशा के आधार पर, यानी कि आगमन प्रणाली क्या होती है और निर्गमन प्रणाली क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में एक बात इसको नोट कर दो अच्छे से, इसकी सोच दे दो। तो देखिएगा, अब है आपके उपकरण और दिशा के आधार पर। तो देखो सर, उपकरण और दिशा के आधार पर किस प्रकार की विधि है। तो पहली विधि है आगमन प्रणाली या आगमन विधि को, एक ही बात है, ठीक है, बिल्कुल सर। ये विधि क्या है, क्या दिक्कत करती है, क्या परेशान करती है, देखो इसमें सर्वप्रथम अलग अलग उदाहरण को प्रस्तुत करके किसी नियम या सिद्धांत को प्रतिपादित
किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप पहले कुछ एग्जाम्पल देके और फिर क्या करें, कोई नियम बना ले। पहले आपने कुछ बातें रखी और बातें रखने के बाद में अगर आप कोई नियम बनाते हैं, वो कौन सी प्रणाली होगी, आपके आगमन प्रणाली, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा, फिर समझते हैं। इस प्रकार आगमन प्रणाली विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, अथवा उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है, बिल्कुल सर। और इसमें वास्तविक जगत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के संकलन है, वर्गीकरण है, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और प्रोफेसर माल्थस ने जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, उसमें भी इसी विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। और आगमन विधि को अनुभव पर आधारित विधि भी कहते हैं और ऐतिहासिक विधि भी कहते हैं। यानी कि ध्यान रखना, अगर आप पहले कोई एग्जाम्पल दे रहे और एग्जाम्पल रख दिए और एग्जाम्पल रखने के बाद में अगर आप कोई नियम या कोई सिद्धांत अगर आप बनाते हैं, तो वो कौन सी प्रणाली है, आपके आगमन प्रणाली। जस्ट सपोज आप पहले सर्वे करने के लिए जाओगे, ठीक है, अध्ययन करने के लिए लोगों से संपर्क करोगे, उनसे संबंध कलेक्ट करोगे, डाटा आप कलेक्ट करोगे, ठीक है, जिसको हम प्राथमिक संबंध कहते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक संबंधों को संकलन करने की विधियां आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि है, टेलीफोन है, प्रश्नावली है, अनुसूची है, ये सब, ठीक है। जब संबंध आपके पास में आ जाते थे, प्राप्त हो जाते थे सूचनादाता से, ठीक है, तो संकलन के पश्चात हम उसका क्या करते थे, सब वर्गीकरण, उसका विभाजन कर देते थे कि भाई जनसंख्या 1 लाख की जनसंख्या है, उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, उस प्रकार आप क्या करते थे, विभाजन कर देते थे, वर्गीकरण, फिर आप प्रस्तुत करते थे और फिर आप विश्लेषण करके आप लास्ट में क्या करते थे, निष्कर्ष निकालते थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पहले आपने क्या किया, सर्वे किया, पहले आप लोगों के पास में गए, आपने उनसे बातचीत की है, आपने उनके व्यवहारों को पहचाना है, ठीक है। तो आपने पहले क्या रखा, एग्जाम्पल रखा, और एग्जाम्पल रखने के बाद में आपने फाइनली क्या कर दिया, एक निष्कर्ष निकाल दिया या कोई एक आपने निर्णय ले लिया, ठीक है, कि भाई ये जनसंख्या का सिद्धांत है, ठीक है। यानी कि आप अगर पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल देने के बाद में अगर आप कोई नियम बनाते हैं, तो वो कौन सी प्रणाली है, आपके आगमन प्रणाली। यानी कि जस्ट सपोज आपको और क्या देता हूं, आपने कहा कि सर अगर इस मार्कर को हम ऊपर फेंक दे तो किस तरह ये वस्तु वापस नीचे आएगी। अब मैंने कहा भाई कारण क्या है, तो सर आपने कहा कि पृथ्वी है, वो पृथ्वी इस मार्कर को खींचने की कोशिश करती है, ठीक है ना। ये मार्कर ऊपर फेंकूंगा तो ये वापस क्या होगा, नीचे आएगा। उसका कारण क्या है कि सर पृथ्वी है वो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर बल लगने का कार्य करता है, ठीक है। ये आपने छोटा सा आपने कारण कह दिया। अब एग्जाम्पल आपने दिया मार्कर वाला, एग्जाम्पल भी दिया, फिर आपने कहा कि सर ये बल लगता है आपके, और लास्ट में आपने नियम क्या कह दिया कि सर इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम है। पहले आपने एग्जाम्पल रखा और फिर आपने कोई नियम दिया है, ठीक है। उसी प्रकार आपने कुछ बातें रखी कि भाई बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा कि भाई क्षत्रिय है, ठीक है, क्षत्रिय सबसे ज्यादा बिक्री होती है। फिर आपने कहा कि भाई सरकार की नीतियां है, आदत है, उत्सव है, अभी गणपति महोत्सव आने वाला, तो सर गणपति महोत्सव में आप कहोगे कि सर मिठाइयों की ज्यादा मतलब खरीदारी होती है, ठीक है, बिक्री वगैरह जो भी होती है। तो सर ये आपने कुछ एग्जाम्पल रख दिए, ये आपने कुछ तथ्य दे दिए। अब लास्ट में मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इसमें मांग का नियम लागू हो रहा है, ये मांग नियम का लागू होने के कारण हो सकते हैं, मांग को इफेक्ट करने वाले कारक है कि भाई मौसम है, जैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग वस्तु की मांग चल रही है, जैसा उत्सव है उसके आधार पर वस्तुओं की मांग होती है, ठीक है। तो अगर आप पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल देने के बाद में अगर आप कोई नियम बनाते हैं, तो वो कौन सी प्रणाली है,
आगमन, कि भाई सर आपने कह दिया कि सर बारिश का मौसम है, या सर कह दिया कि उत्सव चल रहा है, ठीक है, या आपने कुछ एग्जांपल दे दिया कि भाई बारिश के मौसम में कि सर छाते की डिमांड ज्यादा है, उत्सव है, जैसे सपोज आपने कहा कि सर अभी 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस आने वाले, तो क्या सर उसमें मिठाई की मांग है वो अधिक है, रक्षाबंधन आने वाली है तो सर रक्षाबंधन के अंदर मिठाइयों की मांग है वो अधिक होने वाली, ठीक है। तो फिर आपने फाइनल क्या कर दिया, आपने कहा कि सर ये अपनी जो भी क्रेता है विक्रेता है इसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो आपने कहा कि सर इसमें मांग का नियम है। पहले आपने कुछ एग्जांपल दिया, एग्जांपल देने के बाद में अगर आपको नियम बनाते हैं, क्या कह रहा हूं, अगर आपने पहले कोई एग्जांपल दिया है और एग्जांपल देने के बाद में अगर आप कोई नियम बनाए, कोई लॉ ऑफ लागू कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्रणाली है, आपके आगमन प्रणाली, समझ में आया। और ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली आपके विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, ठीक है। ये जो प्रणाली है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगी, समझ में आया। पहले स्पेसिफिक बातों का अध्ययन होता है और स्पेसिफिक से सीधा किस बात है, जनरल पे आ जाता है, समझ में आया। बिल्कुल सर भाई आगमन में कुछ नहीं है, पहले एग्जांपल दिया जाता है उसके बाद में नियम बनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सर कि भाई आप पहले समूहों का संकलन करोगे, लोगों के पास बिठाओगे, उनसे बातचीत करोगे, उनके आर्थिक व्यवहारों की आप जानकारी लोगे, उनके आर्थिक व्यवहारों की स्थिति का पता लगाओगे, उसके बाद में आपको सूचना प्राप्त होगी, सूचना प्राप्त होने के बाद वर्गीकरण करोगे, उसके बाद में आप कोई निष्कर्ष निकालोगे, ठीक है। और निष्कर्ष के बाद में आप नियम दोगे कि भाई वास्तव में ये नियम लागू करना है कि नहीं करना। तो ये क्या है, आगमन करना, कि भाई आपने पहले कुछ एग्जांपल दिए, आपने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में आपने नियम दिया, ठीक है। बिल्कुल सर निर्गमन प्रणाली, अब सर निर्गमन प्रणाली में क्या है, तो सर इस प्रणाली में प्रतिपादित नियम के आधार पर किसी विशिष्ट घटना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर और ये जो प्रणाली है ये प्रणाली से सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, जबकि ये विशिष्ट से सामान्य था और ये सामान्य से विशिष्ट है, ठीक है। मतलब कुछ पहले सिंपल बातें रखोगे और सिंपल बात रखने के बाद में आप विशिष्ट की ओर चलोगे, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली ये नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, और इस विधि को यानी कि निर्गमन विधि को काल्पनिक या निराकर या तर्क विधि भी कहते हैं। यानी कि अगर आप पहले कोई नियम बना देते हैं, अगर आप पहले कोई नियम बना देते हैं और नियम बनाने के बाद आपने कुछ एग्जाम्पल रख दिए, आपने पहले कुछ एग्जाम्पल रख दिए, आपने कह दिया कि सर मांग का नियम लागू होता है। अब मांग का नियम तो आपने कह दिया, ये आपने पहले नियम बता दिया। अब नियम बताने के बाद में आपको एग्जाम्पल दे रहे कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपने कह दिया कि सर वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सर आपने कहा कि क्वांटिटी क्या हो चुकी है, मात्रा कम हो चुकी है, तो कि सर कीमत बढ़ चुकी है, मात्रा कम हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, समझ में आया। आपने कहा कि सर मांग का नियम है, और एग्जाम्पल फिर आपने दे दिया कि सर मौसम में, बारिश के मौसम में छातों की डिमांड ज्यादा होने वाली है, रेनकोट की डिमांड ज्यादा होने वाली है। फिर आपने कहा कि सर गर्मियों का मौसम है, कूलर है, पंखे है, रेफ्रिजरेटर है, इसकी डिमांड ज्यादा है। आपने कहा कि सर अभी रक्षाबंधन है आने वाला, जन्माष्टमी आने वाली, कृष्ण गणेश चतुर्थी आने वाली है, 15 अगस्त आने वाली है, तो कि सर इसमें मिठाइयों की डिमांड वो सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो जहां पर आप पहले अगर कोई नियम बनाते थे और नियम से आप कह रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, पहले आपने कोई नियम दे दिया और नियम से आपने क्या दिए, उदाहरण दिए, तो वो आपकी कौन सी है, निर्गमन प्रणाली। वो कौन सी प्रणाली है, आपके निर्गमन प्रणाली, ठीक है। बिल्कुल यानी कि ये कह सकते हैं कि जस्ट सपोज आपने कोई कंकड़ है वो पानी के अंदर फेंक दिया, अब वो कंकड़ पानी के अंदर डूब गया, ठीक है, वो कंकड़ पानी के अंदर डूब चुका है। इसी प्रकार आपने 3 से 4 5 बार आपने ये काम करते गए कि कंकड़ है वो पानी में फेंकते गए और वो कंकड़ है वो पानी के अंदर डूबता गया, और लास्ट में आपने कह दिया कि भाई कंकड़ डूब गया, तो ये क्या है, निर्गमन प्रणाली। पहले आपने एग्जांपल कहा कि सर एक कंकड़ फेंका, 2 कंकड़ फेंके, 3 फेंके, और लास्ट में कह दिया कि सर ये तो डूब चुका है, समझ में आया क्या नहीं? बिल्कुल सर। अब देखो अगले जो 2 हेडिंग्स है वो अलग है, ठीक है, हालांकि ये भी इसकी विधि ही कह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है,
देखो या आने के अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अर्थशास्त्र की जो प्रकृति पढ़ेगी कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है कैसे समझाइए, ठीक है, नहीं तो उसकी प्रकृति वहां पर भी हम लगभग इसकी बात करने वाली है, ठीक है। देखो वास्तविक अर्थशास्त्र देखना ये अलग है, हालांकि ठीक है ये एक विधि है, ये कह सकते, ठीक। देखो वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो देखो वास्तविक अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या का वास्तविक रूप में अध्ययन किया जाता है, यानी कि यह अर्थशास्त्र किसी भी समस्या के क्या है पहलुओं का अध्ययन करती है और इस स्थिति में किसी भी समस्या की वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हैं और इसमें गुण और दोषों को ध्यान में नहीं देते, ठीक है। अर्थात ये क्या कहना चाह रही है, समझते इस चीज को अच्छे से। वास्तविक जो अर्थशास्त्र है, इस वास्तविक अर्थशास्त्र के अंदर केवल और केवल समस्या ढूंढी जाती है कि सर समस्या क्या है, समस्या क्या है, बस। यानी कि वास्तविक अर्थशास्त्र के अंदर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर ओनली फॉर हम लोग समस्या को ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है आपकी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या समस्या है, आपने क्या किया कि सर अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, बस। तो जहां पर केवल और केवल अगर समस्या ढूंढी जाती है, ठीक है, यानी कि किसी भी स्थिति में अगर ये कह सकते हैं कि वस्तु स्थिति का अगर आप अध्ययन करते हैं, क्या कह रहा हूं, इसमें वस्तु स्थिति का आप अगर अध्ययन करते हैं और इसमें गुण दोषों को ध्यान में नहीं रखते या गुण और दोषों को ध्यान में नहीं देते, ठीक है, कि भाई इसमें गुण है कि दोष है, कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसके क्या गुण है क्या दोष है, इसको हम ध्यान में नहीं रखते, मतलब इसमें गुण और दोषों का अध्ययन नहीं करते, बस कि अर्थव्यवस्था में क्या समस्या है उसी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मतलब वास्तविक समस्या का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, समस्या का वास्तविक रूप में अध्ययन करते हैं कि रियल रूप में क्या प्रॉब्लम्स है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि भाई समस्या क्या है, उस प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, ये ध्यान रखना, क्लियर है, बिल्कुल सर। इसके बाद मैं कह रहा हूं आदर्श अर्थशास्त्र, आदर्श अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इसमें क्या है सर, तो सर आदर्श अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या के आदर्श रूप में अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह अर्थशास्त्र किसी भी समस्या के समाधान अर्थात क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए के रूप में समस्या का अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार के विश्लेषण में गुण और दोषों को ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। मतलब आदर्श जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र के अंदर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर उस समस्या का समाधान भी बताया जाता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग समस्या का समाधान भी ढूंढते हैं, ठीक है। जो आदर्श अर्थशास्त्र है वो समस्या का समाधान बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना वास्तविक अर्थशास्त्र में तो केवल और केवल समस्या को ढूंढते हैं, बट आदर्श अर्थशास्त्र है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, उसमें क्या होना चाहिए पहलू का अध्ययन करते हैं, यानी कि उस समस्या का क्या समाधान करना है ओनली फॉर उसको ही ढूंढते हैं। तो जहां पर अगर आप केवल समस्या का समाधान ढूंढ रहे कि उस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, कि भाई क्या होना चाहिए, ठीक है, बस यही ढूंढते हैं, ठीक है। और इसमें गुण और दोषों को ध्यान में रखते हैं, जबकि यहाँ पर गुण और दोषों को ध्यान में नहीं रखते हैं। यहाँ पर गुण और दोषों को भी ध्यान में रखते हैं कि भाई इससे वास्तव में लाभ है कि हानि हो रही है, ठीक है, तो वो भी हम इसमें देखते हैं, बट इसमें कोई नहीं देखते, समझ में आया, बिल्कुल सर। तो ये थे आपके
कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता दिए। आगमन प्रणाली क्या है, उसे विशिष्ट सामान्य क्यों चलिए, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, समूहों को संकलन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं और फिर आपको निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देने के बाद में आपको नियम या सिद्धांत बनाते हैं तो वो आपके आगमन प्रणाली। निर्गमन प्रणाली में उल्टा, पहले आपको नियम बना दो और फिर आपको एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि आपने कह दिया मान का नियम और फिर आपको एग्जाम्पल दे दो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वास्तविक अर्थशास्त्र में केवल समस्या को ढूंढते हैं कि समस्या क्या है और इसमें गुण और दोषों को ध्यान में नहीं रखते, यानी कि समस्या का वास्तविक रूप में अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर आदर्श रूप में अध्ययन करते हैं कि उस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, ठीक है, समस्या के समाधान को ढूंढा जाता है। और दूसरी चीज कि इसमें गुण और दोषों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थशास्त्र की प्रकृति, यानी कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अर्थशास्त्र है जो विज्ञान और कला दोनों है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझ में आया? क्योंकि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र, इसकी भी मैं कुछ बातें वापस करूंगा अगले क्लास के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कह देना, ठीक है, ओके बाय। इसका आप नोट कर दो अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच।